हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल एग्जाम रिवेंज में। हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त काल, और गुप्त काल में हमने चंद्रगुप्त प्रथम को पढ़ लिया था। हमारा चला था समुद्रगुप्त। ठीक है, समुद्रगुप्त के बारे में आज हम पढ़ेंगे, उसके जो अभिलेख है उसके बारे में। अब इसके अभिलेख महत्वपूर्ण रूप से कितने हैं, तो वो है 2। ये दोनों ही हमारे लिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से क्या है, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला जो अभिलेख है वो है एरन अभिलेख। कहाँ पर स्थित है, वो है एमपी में। ठीक है, इसको भोगनगर कहा गया है। जो समुद्रगुप्त था उस एरन को कहा गया है, समुद्रगुप्त के लिए भोगनगर कहा गया है, क्योंकि कहते हैं कि जो समुद्रगुप्त था यहाँ पे ये जो अपनी मसाज वगैरह इस टाइप से जो कार्य करने के लिए ही आता था। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि जो एरन अभिलेख है इसमें किसका उल्लेख किया गया है, तो इसमें जो इसकी पत्नी थी दत्त देवी और इसके जो पुत्र व पौत्र थे उसका उसमें उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब इसमें एक बात कही है समुद्रगुप्त के लिए कि अगर समुद्रगुप्त खुश हो जाए, अगर प्रसन्न हो जाए तो वो कुबेर के समान है, और अगर वो प्रसन्न हो जाए, अगर वो नाराज हो जाए तो वो यम के समान है। अगर वो खुश हो जाए तब तो वो कुबेर के समान है, और नाराज हो जाए तो क्या है, यम के समान है। मतलब बहुत बड़ी बड़ी बातें कही गई है उस समुद्रगुप्त के बारे में। हमने हमारी पिछली में भी कक्षा में देखा था कि जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें कितनी बड़ी बड़ी बातें कही गई कि कबीर के समान तो धनवान है, और इंद्र के समान वो क्या है, साहसी बहादुर है। इस प्रकार से समुद्रगुप्त के बारे में बातें कही गई है। फिर हम देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति, और ये प्रयाग प्रशस्ति हमारे लिए हमारी एग्जाम की दृष्टि से वेरी मोस्ट है। इसको आपको ध्यान रखना ही रखना है, इसकी हर बात को आपको नोट करना है और अपने एग्जाम की दृष्टि से इसको पढ़ना है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा और इसमें से क्वेश्चन बनता भी है। ठीक है, इसलिए आपको बहुत इस जो प्रयाग प्रशस्ति है इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये प्रयाग प्रशस्ति है इसको समुद्रगुप्त का क्या कहा गया है, आत्मकथा। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में सारी बातों का उसमें उल्लेख किया गया है, जो जो समुद्रगुप्त ने जो युद्ध किए उसकी जो भी घटनाएं हुई, वो एक प्रकार से सारी घटनाओं का उसमें उस प्रशस्ति में वर्णन है। इसलिए इस प्रशस्ति को क्या कहते हैं कि पत्थर के ऊपर लिखी गई समुद्रगुप्त की आत्मकथा है। ठीक है, पत्थर के ऊपर अंकित की गई एक पूरी क्या है, आत्मकथा है, और इसकी जो संपूर्ण जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति में प्राप्त होती है किसी समुद्रगुप्त की। फिर देखते हैं कि इतिहास का दर्पण, मतलब ये हम देखते हैं कि जो इसकी ये जो प्रशस्ति है ये क्या है, एक प्रकार से दर्पण के समान है। उसकी सारी घटनाओं का उसमें वर्णन है, तो एक प्रकार से उसके लिए वो क्या है, एक दर्पण है, एक कांच है। ठीक है, फिर प्रयाग प्रशस्ति में 33 पंक्तियां है। कुल पंक्तियां कितनी हैं, 33 है। और हमको कौन कौन सी पढ़नी है, हमारी एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कौन कौन सी पंक्ति है, तो वो है 13, 14, 19, 20, 21, 22 और 23। इन पंक्तियों को हम पढ़ेंगे, और क्योंकि ये हमारे लिए हमारे एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। फिर हम आगे देखते हैं कि जो ये प्रयाग प्रशस्ति है इसकी शैली कौन सी है, तो इसकी शैली है चंपू शैली। अब चंपू शैली क्या होती है, तो चंपू शैली होती है गद्य व पद दोनों में मिश्रित रूप से जो लिखी गई होती है उसको कहते हैं चंपू शैली। भाषा कौन सी थी, तो भाषा के संस्कृत थी। लिपि ब्राह्मी लिपि। फिर इसके के लेखक कौन थे, तो लेखक थे हरिनेश। ठीक है, अब देखते हैं कि जो समुद्रगुप्त था इसने बहुत सारे युद्ध किए। इसने उत्तर के जो राजा थे उनमें 2 बार इसके युद्ध हुए। आर्यवत थे उनके साथ 2 बार युद्ध हुए। पहले तो उसने 3 बार जो 3 राजाओं से युद्ध किए और तीनों को हराया, और दोबारा उसने आर्यवत राजाओं पर युद्ध किए जिसमें उसने 9 राजाओं को हराया। मतलब टोटल आर्यवत जो उत्तर के जो राजा थे उसमें कितने राजाओं को हराया, तो उसने हराया 12 राजाओं को। फिर देखते हैं कि जो दक्षिण के जो राजा थे उसमें भी उसने 12 राजाओं को हराया। ठीक है, अब जो उत्तर और जो दक्षिण दोनों राजाओं को उन्होंने हराने के लिए अलग अलग नीति का उसने प्रयोग किया। 12 राजा जो उत्तर भारत के उसने हराए, उसमें उसने कौन सी नीति का उसने प्रयोग किया, तो वो थी प्रस्फोदन नीति। ठीक है, प्रस्फोदन नीति। और जो दक्षिण भारत को राजाओं को हराने के लिए जिस नीति का उसने प्रयोग किया था
वो नीति थी ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति। अब की प्रश्नबोधन नीति ये क्या होती है? तो ये नीति होती है कि जिसमें एक प्रकार से पूरे वंश को ही समाप्त कर देना, उस पूरे वंश को ही खात्मा करके उसको उखाड़ फेंकना। इसके एग्जाम्पल के तौर पे हम देखें तो जो अलाउद्दीन खिलजी था उसने राजस्थान के ऊपर आक्रमण किया, ठीक है। सबसे पहले उसने 1301 में आक्रमण किया रणथंभौर में, और रणथंभौर में उस समय वहाँ का जो वंश कौन सा था? तो वो था चौहान वंश, और जो चौहान वंश के जो अंतिम शासक है वो है हम्मीरदेव चौहान। सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने चौहान वंश जो रणथंभौर में आक्रमण किया और इस जो वंश को पूरा क्या कर दिया, उसका पूरा खात्मा कर दिया, उसको एक तरीके से पूरा ही उखाड़ फेंका। फिर वो गया 303 में चित्तौड़, ठीक है। उस समय में चित्तौड़ पर किसका शासन था? तो वो था गुहिल वंश, और जो अंतिम शासक है वो कौन है? तो वो है रतन सिंह रावल, ठीक है। फिर उसने 303 में अलाउद्दीन खिलजी चित्तौड़ गया और वहाँ पे जो रावल जो वंश था उसका क्या कर दिया? पूरा खात्मा कर दिया। और जब हम पढ़ते हैं रावल के बारे में जब पढ़ते हैं तो उसके बारे में जो आखिरी जो गुहिल वंश जो शासक रावल शासक हुए हैं वो कौन हुए हैं? तो वो है रतन सिंह रावल। इसके बाद में कोई रावल शासक नहीं हुआ। तो एक प्रकार से माने तो उसने क्या कर दिया, जो रावल शासक था उसका भी पूरा गुहिल वंश का भी पूरा खात्मा कर दिया। फिर हम देखते हैं कि फिर वो गया 308 और 311 में वो गया जालोर। उस समय में जालोर के शासक कौन थे? तो वो थे सोनग्रा चौहान। अब सोनग्रा चौहान में आखिरी शासक था कहानरदेव। उसने उससे युद्ध करके उसका भी जो पूरा क्या कर दिया? खात्मा कर दिया। उसके जो वंश था उस पूरे वंश को समाप्त कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार से कि पूरे ही वंश को समाप्त कर देना वो क्या है? प्रश्नबोधन नीति। अब आपको ये इस नीति के बारे में अच्छे से समझ में आ गया होगा कि एक प्रकार से जो पूरा वंश है, पूरा जो उनका जो चौहान वंश हो गया, गुहिल वंश हो गया, किस प्रकार से उनको पूरा ही उनके वंश समेत जो आखिरी शासक था उनके समेत उनको पूरा ही समाप्त कर दिया। तो वो नीति है प्रश्नबोधन की, और कोई दूसरा राजा उस जो वंश का दोबारा नहीं होगा, उसको पूरा एक प्रकार से क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। उस जो क्षेत्र था उस क्षेत्र को पूरा ही अपने कब्जे में ले लेना, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो ग्रहण मोक्षाग्रह नीति ये क्या है? तो ये नीति है कि जैसे कि हम एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि जो अकबर था, अकबर की 1562 में अकबर ने 1562 में जो भारमल थे इन्होंने अधीनता स्वीकार की अकबर की। और अधीनता के में क्या होता था कि एक प्रकार से वहाँ के जो राजा है उसको समाप्त ना करके उनको अपने अधीन कर लेना, कि जब भी हमको युद्ध के लिए वगैरह सहायता चाहिए होगी तो हम जहाँ किसी के भी खिलाफ हम युद्ध के लिए आपकी सेना को भेजें, आपकी सेना को वहाँ पे जाना होगा, आपके कुछ घोड़े हमारे पास रहेंगे, आपकी जो आपके जो राज्य है उसमें जो इनकम है उस इनकम का इतना प्रतिशत हमारे पास आएगा। तो इस प्रकार से वो कुछ शर्तें रखते थे और शर्तों के आधार पर उनके ऊपर क्या करते थे? अधीनता कर देते थे और उनको अपने अधीन ले लेते थे। तो वो नीति थी मोक्षानुग्रह नीति। तो आपको ये दोनों नीतियाँ समझ में अच्छे से आ गई होगी। तो इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो 12 जो पंक्तियाँ हैं जो अभिलेख में, कौन से अभिलेख में? प्रयाग प्रशस्ति में। तो उसमें जो हमारी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं, टोटल 33 पंक्तियाँ हैं, और हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट पंक्तियाँ हैं उसके बारे में हम देखते हैं। तो सर्वप्रथम जो 13 और 14 जो पंक्ति है उसमें क्या उल्लेख किया गया है? इसमें उल्लेख किया गया है आर्यव्रत के जो 3 राजाओं को हराने का वर्णन। सर्वप्रथम जो समुद्रगुप्त था उसने आर्यव्रत के जो उत्तर भारत के जो आर्यव्रत के राजा थे 3 राजाओं से युद्ध किया और उन युद्ध में उन राजाओं को हराया। और वो राजा कौन थे? तो सबसे पहले अच्युत, नागसेन और कोतकुल्लज, ठीक है। ये 3 राजा थे आर्यव्रत के उत्तर भारत के। इन तीनों राजाओं को हराने का जो वर्णन है वो 13 और 14 पंक्ति में दिया गया है। फिर 1920 पंक्ति में क्या दिया गया है? तो 1920 पंक्ति में समुद्रगुप्त ने 12 राजाओं को हराया था। तो 12 राजाओं को हराने का जो वर्णन है वो दिया गया है 19 और 20 पंक्ति में।
अब 21 पंक्ति में क्या दिया गया है, तो 21 पंक्ति में उसने दोबारा आर्यवत राजाओं पर आक्रमण किया और उस समय में उसने 9 राजाओं को हराया था। तो टोटल आर्यवत के कितने राजाओं को हराया समुद्रगुप्त ने? 12 राजाओं को। ठीक है, उत्तर भारत के 12 राजाओं को हराया था। तो उसका जो वर्णन है वो पंक्ति 21 में दिया गया है। फिर 21 पंक्ति में एक और बात दी गई है, आठवीं विजय का भी उसमें उल्लेख है। अब आठवीं विजय क्या है, ये कहाँ पे वर्तमान में स्थित है, तो ये वर्तमान में स्थित है यूपी व एमपी के बीच का जो क्षेत्र है वो, ठीक है, वो आठवीं विजय का क्षेत्र था पहले। फिर देखते हैं कि जो पंक्ति 22 है इसमें क्या उल्लेख किया गया है, तो इसमें सीमावर्ती जो विजय का जो वर्णन है उसका किया गया है। जो उसकी जो आसपास की जो सीमाएं थी उसमें जो उसने विजय प्राप्त की उसका वर्णन दिया गया है। फिर 2324 में विदेशी राजाओं व उनकी जो शक्तियाँ थी उनका वर्णन किया गया है कि जो विदेशी राजा, उसके जो आसपास में जो राजा थे, जो पड़ोसी राजा जो विदेशी थे, उनके बारे में उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो प्रयाग प्रशस्ति है इसमें किसका वर्णन नहीं किया गया। तो फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि इसमें 2 बातों का वर्णन नहीं किया गया। एक तो अश्वमेध यज्ञ का वर्णन नहीं किया गया। हो सकता है कि समुद्रगुप्त ने जो ये प्रशस्ति है इसका लिखवाने के बाद अश्वमेध यज्ञ करवाया गया हो। ठीक है, प्रयाग जो प्रशस्ति है उसको लिखवाने के बाद अश्वमेध यज्ञ कराया गया हो। और जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, ये प्रयाग प्रशस्ति कब लिखी गई इसका उसमें ये जो तिथि है वो उसमें अंकित नहीं की गई है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, कभी एग्जाम में हो सकता है पूछा जाए कि तिथि का उसमें उल्लेख किया गया है या नहीं है, तिथि का उसमें अंकन किया गया है या नहीं है, अश्वमेध यज्ञ है उसका अंक उसमें अंकित किया गया है या नहीं है, तो ये दोनों बातें उसमें अंकित की गई नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं प्रयाग प्रशस्ति। तो इसकी जो शुरुआत में ये प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे था, तो ये था कौशाम्बी में। ठीक है, लेकिन अकबर के समय जहांगीर इसको इलाहाबाद ले आया और इलाहाबाद के महल में इसको रखवा लिया। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। उसके बाद हम देखते हैं कि इसको सर्वप्रथम कब पढ़ा गया और किसके द्वारा पढ़ा गया। तो इसको सर्वप्रथम पढ़ा गया 1834 में पढ़ा गया। और किसके द्वारा पढ़ा गया, तो ये पढ़ा गया कैप्टन ए ड्रॉमर के द्वारा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि जो फ्लीट है वो फ्लीट कहते हैं कि जो ये प्रयाग प्रशस्ति है, इस प्रयाग प्रशस्ति को समुद्रगुप्त के मरणोपरांत इसको लिखा गया था। जब समुद्रगुप्त जीवित था उस समय में इसको लिखा नहीं गया। किसके अनुसार? फ्लीट के अनुसार। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो इसमें जो प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की विजय है वो कौन कौन सी है, तो उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि 13वीं व 14वीं जो पंक्ति है उसमें जो 3 राजा, उसमें उत्तर भारत के 3 राजा आर्यवत के राजाओं को उसने हराया था समुद्रगुप्त ने। और उन राजाओं का क्या नाम था, वो था उच्युत, नागसेन और कुल्लज। ठीक है, ये 3 राजा थे आर्यवत के, उत्तर भारत के। इन तीनों राजाओं को सर्वप्रथम हराया था, जिसका वर्णन हमें मिलता है प्रयाग प्रशस्ति के 13वीं व 14वीं पंक्ति में। फिर देखते हैं कि जो 19वीं व 20वीं जो पंक्ति है उसमें दक्षिणी विजय का उल्लेख किया गया है। अब दक्षिणी विजय में क्या है, तो उसमें उसने 12 दक्षिणी भारत के शासकों को हराया था। ठीक है, और अंतिम जो दक्षिण शासक था वो कौन था, तो वो था कांची का पल्लव शासक विष्णुगुप्त, जिसको उसने हराया था। उसने कहते हैं कि जो उसने टोटल उत्तर भारत के 12 राजाओं को हराया। सर्वप्रथम 3 राजाओं को हराया और फिर उसके बाद 9 राजाओं को हराया। ठीक है, जिसका हम आगे पढ़ते हैं। फिर जो 21वीं जो पंक्ति है उसमें आर्यवत में दोबारा उसने युद्ध किया, दूसरा युद्ध हुआ और जिसमें उसने 9 राजाओं को हराया। और इसमें एक और दूसरी विजय का भी उल्लेख है 20वीं पंक्ति में, 8वीं विजय का उसमें उल्लेख किया गया है। और जो 8वीं विजय है उसमें इसका उल्लेख किया गया है कौन सी पंक्ति में, 21वीं पंक्ति में। अब हम देखते हैं कि जो 22वीं पंक्ति है इसमें क्या वर्णन किया गया है। तो फ्रेंड्स, इसमें जो सीमावर्ती विजयों का वर्णन किया गया है, और सीमावर्ती उसमें 2 राज्यों को हराया था, एक तो राजतंत्र और एक गणतंत्र।
उस समय में समुद्रगुप्त के समय में 9 गणतंत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, कितने गणतंत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है? तो 9 गणतंत्र राज्यों का उल्लेख मिलता है। और आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि समुद्रगुप्त एकमात्र ऐसा राजा था जो बंगाल के तट तक समतट पहुंचने वाला प्रथम शासक था, समुद्रगुप्त। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि जो गुप्त वंश के समय विदेशी शासक कौन कौन हुए थे, और इसका जो उल्लेख है हमें प्रयाग प्रशस्ति के किस पंक्ति से मिलता है? तो वो हमें मिलता है 23वीं व 24वीं पंक्ति से इसका वर्णन हमें मिलता है। और सर्वप्रथम हम देखते हैं कि उसमें जो पूर्वी शासक था वो कौन था? तो वो था मुरुंड। ठीक है, और उस समय समुद्रगुप्त के समकक्ष जो श्रीलंका का जो राजा था वो कौन था? वो था मेघवर्ण या मेघवर्मन, दोनों नामों से इसको बोला जाता है। फिर उसके बाद मालवा, गुजरात या काठियावाड़ का उस समय में जो शासक था वो शासक था शक शासक, जिसका नाम था रुद्र सिंह। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके आपको एक बात ध्यान रखनी है, जो चंद्रगुप्त द्वितीय होगा वो शकों को भगाता है, शकों को मारने के लिए उसको शकारी भी कहते हैं। ठीक है, शकों को उसने भगाया था इसलिए उसको शकारी कहा गया। फिर उसके बाद देखते हैं हम कि पंजाब और उसके जो आसपास का जो इलाका था वहाँ के कौन राजा था? तो वहाँ का था कुषाण शासक था, जिसका नाम था देवपुत्र शाहनुशाही। अब हम देखते हैं समुद्रगुप्त के द्वारा चलाए गए जो सिक्के हैं, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। और सबसे पहले हम देखते हैं कि समुद्रगुप्त ने कितने प्रकार के सिक्कों का चलन कराया? तो वो है 6 प्रकार का। ठीक है, समुद्रगुप्त के द्वारा 6 प्रकार की स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई। और जो सबसे पहली जो मुद्रा है वो है, इसका नाम है ध्वजधारी, दंडधारी या फिर गरुड़धारी। ठीक है, ये तीनों नाम है इसके। अब इसमें इसकी क्या खासियत है? तो सबसे पहले देखते हैं कि जो ये सिक्का है ये सबसे ज़्यादा प्रचलित सिक्का था समुद्रगुप्त का। ठीक है, और ये समुद्रगुप्त के द्वारा चलाई गई पहली मुद्रा थी। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि इसमें समर रात वीतता अंकन किया गया है। और इसका क्या अर्थ होता है? तो फ्रेंड्स, इसका अर्थ होता है 100 युद्धों का विजेता। ठीक है, 100 युद्ध का विजेता कौन था? तो वो था समुद्रगुप्त। ठीक है, किसके अनुसार? प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार। अब हम देखते हैं कि इसमें पराक्रम की उपाधि को धारण किया समुद्रगुप्त ने, उसमें इसका उल्लेख किया गया है। और इसमें गरुड़ का अंकन है। ठीक है, गरुड़ का अंकन होने के कारण इसको गरुड़धारी सिक्का भी कहते हैं, और इसको दंडधारी भी कहते हैं, और इसको ध्वजधारी सिक्का भी कहते हैं। ये तीनों उपनाम आपको ध्यान रखने हैं, और ये सबसे ज़्यादा प्रचलित होने वाला सिक्का था उस समय में। दूसरा जो सिक्के का प्रकार है वो है धनुधारी प्रकार का सिक्का। अब धनुधारी प्रकार के सिक्के में क्या इसकी खासियत है? तो वो है अप्रतिरथ की उपाधि को धारण किया है, और दूसरी धार इसमें धनुष लिए दर्शाया गया है समुद्रगुप्त को। ठीक है फ्रेंड्स, अब तीसरा सिक्का देखिए, परशुधारी सिक्का। अब परशुधारी सिक्के में क्या खासियत है? तो वो है इसमें कि इसमें परशु धारण किए हुए हैं, और उसमें भी एक उपाधि धारण की है, और उस उपाधि का नाम है कृतांत परशु। ठीक है, कृतांत परशु। चौथा, अश्वमेध प्रकार का सिक्का, और ये सिक्का भी हमारे लिए एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। बाकी अब याद करो ना करो, आपको ये ध्यान रखना है कि 6 प्रकार के सिक्के थे, और 6 प्रकार के सिक्कों का सिर्फ नाम याद रखना है। और जो दूसरी बात है जो याद रखनी है वो 2 सिक्कों की याद रखनी है, एक तो ध्वजधारी सिक्के की और दूसरी है अश्वमेध प्रकार के सिक्के की। अश्वमेध प्रकार का सिक्का ये एकमात्र ऐसा सिक्का है जिसमें समुद्रगुप्त का चित्र अंकन नहीं है। इसमें जो चित्र अंकन है वो किसका है? तो ये है महर्षि जो दत्त देवी थी उनका, उसमें चित्र अंकन किया गया है। ठीक है, जो राजमाता महर्षि देवी थी, महर्षि दंत देवी, उसका उसमें चित्र अंकन है। और इसमें समुद्रगुप्त की एक उपाधि का भी उसमें उल्लेख है, और वो कौन सी है? तो वो है अश्वमेध पराक्रम की उपाधि। और ये एकमात्र ऐसा सिक्का है जिसमें समुद्रगुप्त का चित्र का अंकन नहीं है। अब 5वां सिक्का कौन सा है? तो वो है व्याघ्रनीता सिक्का। व्याघ्रनीता सिक्का, और इसमें क्या खासियत है? तो ये है इसमें गंगा की आकृति अंकन है, और दूसरी बात इसमें जो गंगा घाटी की जो विजय का उल्लेख हमें वहाँ से प्राप्त हो सकता है। ठीक है फ्रेंड्स,
अब हम देखते हैं जो छठा है, वो छठा कौन सा सिक्का है, तो वो है वीणा वादक सिक्का। और इसमें समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दर्शाया गया है। और फ्रेंड्स, जो इसमें ही आपको कुछ ध्यान रखना है कि जो कुछ हमारे राजस्थान में हमारे कुछ भारत हिस्ट्री के कुछ व्यक्ति हुए हैं जो संगीत कला में अपनी रुचि दर्शाते थे, जैसे कि औरंगजेब हुए हैं जो वीणा वादक थे, लेकिन बाद में इन्होंने पूरे संगीत को ही बैन कर दिया था, पूरे संगीत पर ही प्रतिबंध लगा दिया था। और क्यों लगाया था, तो कहते हैं कि वो सुन्नी धर्म को मानते थे और वो अपने जो कुरान था उनके नियमों पे चलने वाली व्यक्ति थे, और इसलिए इन्होंने संगीत को पूरी तरह से क्या कर दिया था, बंद कर दिया था, प्रतिबंधित कर दिया था। फिर हम देखते हैं कि जो कुंभा हुए हैं हमारे राजस्थान के, वो भी वीणा वादक थे, और जो अकबर थे वो नगाड़ा वादक थे। ठीक है। फिर हम देखते हैं समुद्रगुप्त के दो पुत्र हुए, एक का नाम था रामगुप्त, दूसरे का नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। अब रामगुप्त बड़े पुत्र थे, राजा वो बने। तो कहते हैं कि जो रामगुप्त के समय में शकों का आक्रमण हुआ और उसमें रामगुप्त बुरी तरह से क्या हो गए, हार गए। और फिर रामगुप्त के सामने शकों ने एक अपनी मांग रखी कि जो उनकी जो पत्नी थी ध्रुव स्वामिनी, उनको शकों के शिविर में भेज दे। और रामगुप्त कहते हैं कि मान गया, और वो अपनी पत्नी जो ध्रुव स्वामिनी थी उसको भेजने के लिए तैयार हो गया। फिर कहते हैं कि ये बात चंद्रगुप्त द्वितीय को पता चल गई, और वो गया रामगुप्त के पास कि भाभी को कैसे भेज सकते हैं। ठीक है, ये हमारे घर की लक्ष्मी है, आप उसको कैसे भेज सकते हो। तो कहते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है उसने भेष बदलकर वो शकों के शिविर में पहुंचा, ध्रुव स्वामिनी के कपड़े पहनकर वो शकों के शिविर में पहुंचा। और जैसे ही उसका जो घूंघट उठाया गया, वैसे ही ये तो रानी नहीं राजा निकल गया। और कहते हैं कि उसी समय उसने उसकी गर्दन काट दी, और वो फिर उसके बाद शकों को वहाँ से उन्हें निकाल दिया, भारत से शकों को निकाल दिया था। और जो ध्रुव स्वामिनी थी उससे शादी कर ली, और रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय ने मार दिया। ठीक है, इस कहानी का हमें उल्लेख मिलता है। और कहते हैं कि जो रामगुप्त थे, इनके बारे में आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इनके समय में इन्होंने तांबे का सिक्के का प्रचलन किया। तांबे का सिक्का चलाया था। ये गुप्त वंश के प्रथम शासक ऐसे थे जिन्होंने तांबे का सिक्का का चलन किया। इसके बाद हमारे राजा बने चंद्रगुप्त द्वितीय, जिनको विक्रमादित्य भी कहते हैं। और विक्रमादित्य इसलिए कहते हैं क्योंकि इन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया था। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय है, इनका जो कार्यकाल कब से कब तक का है, तो वो है 375 से 415 ईस्वी तक। और फ्रेंड्स, आपको इसमें ध्यान रखना है कि इनके समय में दो राजधानियाँ थी गुप्तों की, और वो कौन कौन सी थी। पहली पाटलिपुत्र तो सबको पता ही है, और दूसरी थी उज्जैन। ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो चंद्रगुप्त पुत्र किसके थे, समुद्रगुप्त और दत्त देवी के पुत्र थे। और इन्होंने कौन कौन सी उपाधियां धारण की थी उसके बारे में भी एक बार देख लेते हैं। सबसे पहले सहलाग, इसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। शकारी, इसको आपको याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि शकों को मारने वाला। ठीक है, शकारी, शकों को मारने वाला शकारी। फिर देवराज, ये नाम मिलता है सांची के स्तूप में। फिर देवगुप्त, ये मिलता है प्रवर शहर के अभिलेख के ऊपर, इसका देवगुप्त नाम मिलता है। फिर विक्रमादित्य, ये इसने उपाधि धारण की थी। और कहते हैं कि जो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले जो गुप्त वंश के प्रथम शासक हुए हैं, और इस उपाधि को इन्होंने धारण किया था। ठीक है, इस उपाधि को धारण करने वाले गुप्त वंश के प्रथम शासक। और फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है कि जो विक्रमादित्य की जो उपाधि है वो धारण कौन व्यक्ति करते थे। तो कहते हैं कि उस समय में जो विदेशियों को मारकर जो देशों से भगाते थे, विदेशियों को भगाने का जो कार्य करते थे, वही विक्रमादित्य की उपाधि को धारण करते थे। ठीक है। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भारत में विक्रमादित्य की जो उपाधि धारण करने वाले कुल राजा कितने हैं, तो वो है 14। और जो अंतिम राजा जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, तो वो है चैमू, हेमू, जिन्होंने, और वे व्यक्ति जिन्होंने अंतिम बार में जो विक्रमादित्य की उपाधि को धारण किया, तो उनका नाम है हेमू, जिसे अकबर ने पानीपत के तीसरे युद्ध में मार दिया था। ठीक है। अब आपको एक बात और ध्यान रखनी है कि जो महरेली स्तंभ है, वहाँ से
चंद्रगुप्त द्वितीय का एक और नाम मिलता है और वो है चंद्र। ठीक है फ्रेंड्स, आपको ध्यान रखना है। और आज की क्लास हमारी यहीं तक, इससे आगे हम हमारी अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपके लिए एग्ज़ाम की दृष्टि से यूज़फुल हो तो आप प्लीज़ हमारे साथ ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें और ऐसे ही हमारे साथ रोज़ाना जुड़े रहे। और आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।